नमस्कार। हालांकि कोरोना महामारी का डर अभी गया नहीं है, सावधानी ही बचाव है। मास्क, 2 गज की दूरी बनाकर हम चल रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं श्री हंसराज सचदेवा जी। आप होटल व्यवसायी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हंसराज सचदेवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि एक लंबे अंतराल के बाद आज मुलाकात हो रही है और लॉकडाउन, कोरोना, एक दूरी बन गई थी। और मैं समझता हूँ कि जो चूँकि आप होटल व्यवसाय से भी हैं, तो बहुत बड़ा एक, चूँकि जब यात्री नहीं आएंगे, पर्यटक नहीं आएंगे, तो होटल में ठहरेगा कौन। तो मुझे लगता है कि आपको भी लंबी आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी होगी और इस होटल व्यवसाय को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया होगा। क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, और मुझे भी बात रखने का मौका मिला। जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसको मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। जहाँ तक व्यवसाय की बात है, होटल व्यवसाय की बात है, सभी व्यवसाय में तंगी थी, लेकिन होटल व्यवसाय में बहुत ज़्यादा तंगी थी और आज भी तंगी चल रही है। क्योंकि इसके अंदर, जैसे मैं अपने होटल की बात करता हूँ, मेरे पास बहुत सारा स्टाफ था और उन स्टाफ को निकालना भी एक बहुत बड़ा दुखदायी था। लेकिन कुछ लोग अपने घर चले गए, लेकिन बाकी लोगों को हमने कोशिश करी कि हमारे होटल में रहें। जो हम उनके साथ कर सकते थे हमने सपोर्ट किया। और होटल व्यवसाय में बहुत परेशानियां रही, क्योंकि इधर तो बैंक से जो लोग फाइनेंस कराते हैं, जनरली हर व्यवसाय वाला फाइनेंस कराता है, बैंक से कराता है, और इनकम जीरो थी। उसका इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ा। हमारे यहाँ बार भी है, बार के अंदर फीस भी डिपॉजिट होनी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि बार के अंदर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आई है कि बार का रिन्यूअल मार्च में हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से रिन्यूअल मार्च में ना होके जुलाई सितंबर तक जाकर हुआ। जुलाई अगस्त के बाद ही हुआ है सब। और गवर्नमेंट ने हमसे पैसे तो मार्च से लिए, मार्च से पैसे लेने का भी कोई बात नहीं, उसके ऊपर 18% का हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज किया। और ये व्यवसाय, लेकिन गवर्नमेंट तो दावा कर रही है कि जो लॉकडाउन की अवधि है उसमें न तो किसी को जबरदस्ती की जाएगी, और जो जिसने ऋण लिया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट है उसको भी वो उसमें रिबेट करेंगे। हमारे साथ टैक्स में भी रिबेट करेंगे। नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ये जरूर हुआ है कि उन्होंने किस्तें देने के लिए 2-3 महीने का हमें छूट दी है, और इन किस्तों के ऊपर कि आप इसको बाद में पे कर दीजिए, लेकिन देना तो पड़ा है। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, जो इंटरेस्ट लगा था उसका सेपरेट अकाउंट खोल दिया, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। नहीं, लेकिन जब आपने कोई चीज यूज ही नहीं की है, अगर होटल आपका चला ही नहीं है, तो फिर टैक्स किस बात का? कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी सपोर्ट नहीं किया है। मैं पहले इसी में कहता हूं कि जो लोन की किस्तें हैं वो तो हमें जो कि तो देनी पड़ी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा, और उसको रिपे करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टेम्परेरी हमें एक और एडवांस दे दिया, जो कि ये कहा कि आपको 12 या 15 महीने के बाद इसकी हम किस्तें रिलीज देना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो हमें फंड्स मिले उस डेफिसिट को पूरा करने वास्ते, वो अकाउंट अलग खुला हुआ, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चालू है, और हर महीने हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। हमें कोई ऐसी आर्थिक सहायता नहीं, हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, ना हमें टैक्स में कोई छूट। यानी हम कह सकते हैं कि आमदनी भले ही ना हुई हो, हाँ, लेकिन खर्च बढ़ गए, आपके खर्च बढ़ गए हैं। और उसके ऊपर जो हमने बीच में जो डेफिसिट रहा, उसके लिए हमें लोन जरूर मिला है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है भी हमें हर महीने, और उसकी किस्तें जो है अब से 12 या 15 महीने के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या आपकी, चूंकि एसोसिएशन है आपकी, होटल एसोसिएशन, तो क्या आपने अप्रोच नहीं किया गवर्नमेंट से? नहीं, हमारे एसोसिएशन ने, सभी ने अप्रोच किया, और गवर्नमेंट इस बात से पूरी तरह अवेयर थी, लेकिन अपने डेफिसिट को वो कैसे पूरा करेगी। उनको तो यही नजर आ रहा है कि हम लोग एक ऐसे व्यापारी के साथ तो किसी की सिंपैथी रहती नहीं है। मैं आपसे सही बताऊं, अभी मैं इसी के अंदर एक और उदाहरण देना चाहता हूं। बिजली के अंदर ये छूट आएगी, आपके मिनिमम चार्जेस लिए जाएंगे जी। उन मिनिमम चार्जेस जो लिए जाते हैं उनकी हम आपको छूट दे देंगे। आज मेरे ख्याल से लॉकडाउन को कटे हुए भी 6 महीने खत्म हो चुके हैं। बिजली के अंदर की जो छूट थी वो भी हमें नहीं मिली है। जो हमने कंजम्पशन किया वो तो हमें पे करना है। जो उनके मिनिमम चार्जेज होते हैं वो भी हमें पे करने पड़ते हैं। तो आपको फिर आप किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं गए क्या? प्लेटफॉर्म पे हमने अप्रोच किया है, जहाँ पे भी होता है, नेताओं से मिले या सेंटर से तो नहीं जा सकते थे। स्टेट में हमने अपनी प्रॉब्लम भेजी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप कांग्रेस के नेता भी हैं, तो आप इस टाइम जो है दिल्ली के अंदर किसान पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय उसका हो गया और भारी सर्दी पड़ रही है, तो ऐसे में आंदोलनरत है, और उनका जो मूल जो कारण है वो है 3 कृषि कानून, जो किसानों का कहना है कि वो इनके हित में नहीं है। तो आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि ये किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है। वो उन्होंने 3 जो हमें बिल किए हैं, पास किए हैं, एसेंशियल कमोडिटी बिल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा जो बोलते हैं दी फार्मर्स, नाम इतने लंबे लंबे हैं जिसको एपीएमसी में भी हम शॉर्ट में कह सकते हैं। ये 3 इतने बड़े बड़े, इनके नाम इतने लंबे हैं कि मैं अगर किसी से पूछ लूँ मुझे लिख के दिखा दे तो शायद कोई लिख के भी तैयार नहीं होगा। लेकिन मेन इसके अंदर जो 3 बिल हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एपीएमसी
और तीसरा एक MSP के ऊपर भी है। जी, जी। तो इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर आप इसको ब्रीफ में करना चाहें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बात करना चाहें, उसमें ये है कि किसान से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा कि आपके साथ हम ये प्राइस पे करेंगे। मैं मानता हूं कि कई बार 10 रुपये होती है और 25 रुपये हमारा फिक्स हो जाता है, काम का उसको बेनिफिट होता है। जी, जी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपनी भाग के चली जाए, कहते हैं मुझे तो लेना ही नहीं, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास अधिकार नहीं है कोई भी। और इन सबको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने अपना एक अधिकारी नियुक्त किया है, ना कि गांव का प्रधान। जो मुझे पता लगा जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ। उसमें भी आप रेमेडी के लिए वहीं जाएंगे जहां पर कंपनी स्थित है। मैं कहता हूँ ना, कंपनी भी स्थित है और SDM DM और उसके ऊपर एक कमिश्नर तक पे अपील कर सकते हैं, ना तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये फायदा तो नजर आता है कि इतना मिलेगा, लेकिन उसके अधिकार नहीं है, ना उसके अंदर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की भी है। और बहुत सारे हैं, जैसे APMC है, सेकंड मंडी को खत्म करने के लिए कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है जी हम MSP देंगे। मेन मुद्दा तो MSP का ही है। MSP कहते हैं देंगे, लेकिन देंगे नहीं। आज भी MSP है, जाएंगे मार्केट में, कोई भी गोदाम FCI वाले खरीदने को तैयार नहीं होते। अगर वो कहेगा, कहीं कहेंगे हमारे पास आज ये सामान नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास कट्टे नहीं है, तो होता क्या है कि वही आदमी चला जाता है दूसरी जगह और वहाँ से सस्ते में बेचने के बाद वही FCI वाले उसको खरीदते हैं। तो कहने का मतलब ये था, किसान के ऊपर जो छत थी उसमें लीकेज जरूर थे, उसको ठीक ना करके उन्होंने छत ही हटा दिया और बिल्कुल खत्म कर दिया इसको। नहीं तो देखिए, अभी जो सरकार है, चूंकि दोनों सरकार जो मोदी सरकार केंद्र में है और यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार है, तो इन दोनों सरकारों से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट होने का तो कोई मतलब नहीं है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कृषि से संबंधित कुछ अमेंडमेंट किए थे और उसके बावजूद भी कम से कम 15 से 18 जगहों में बीजेपी की सरकार है। जो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अमेंडमेंट किए थे उसको इंप्लीमेंट ये नहीं कर रहे, तो आगे क्या इंप्लीमेंट करेंगे? इनका तो मुख्य उद्देश्य है बड़े बड़े व्यवसायियों को जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके कर्जे माफ करना। सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का कृषि फार्मिंग के ऊपर अगर लॉस आता है, इनका मकसद क्या है कि MSP पे, ये MSP को इसलिए भी हटाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें 2 या 3 रुपए में गरीब किसानों को देना पड़ रहा है, खरीद 15 रुपए 17 रुपए आ रही है। मेन मकसद यह है कि वो घाटे को पूरा करने के लिए वो MSP को देना नहीं चाहते। और उसके पीछे क्या है, किसानों, वो बड़े बड़े व्यापारियों का वो कितने 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए कितना भी होगा वो सब माफ कर देंगे, लेकिन 1000 करोड़ के लिए MSP को फाइनलाइज या इसको बिल नहीं पास करना चाहते हैं वो। अच्छा, ग्रास रूट के जो लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए? आप चूंकि सोशल वर्कर भी हैं, एक सामाजिक दायरे के में सोचते हैं, तो आपका क्या मानना है इसमें? किस बारे में? कि आप सोशल वर्क में जाए, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए? आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान तो ये आएगी अगर वो संतुष्ट हो जाता है, जो करप्शन है वो खत्म हो जाती है। मैं बीजेपी की सरकार की बात करना चाहता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जिस आदमी से पूछो, मेरे को आज मंडल अध्यक्ष बना दिया, कह रहे मुझे उसके नॉर्थ का बना दिया, मुझे उसका साउथ का बना दिया। इन्होंने इसको एक व्यापार बना लिया, एक लॉबी बैठ चुकी है जो अपने को पूरा करने के लिए जगह जगह उस पोस्टों को बांट रही है। सब इकट्ठा करो और देश को लूटो। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही दबा जा रहा है। अव्यवस्थाओं को लेकर के बहुत आक्रोश है। हम अभी एक थोड़ा विराम लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हम बात कर रहे थे हंसराज सचदेवा जी से, अभी थोड़ा विराम करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। धन्यवाद। के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हमारा शख्सियत, हमारे साथ है हंसराज सचदेवा जी। सचदेवा जी, फिर से आपका स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी तो हम पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव मोड़ पर हैं, लेकिन 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं वो उत्तराखंड दौरे पर हैं। इससे पहले बीजेपी के प्रभारी उत्तराखंड दौरे पर थे। तो क्या आप मानते हैं कि 2022 किस इशूज़ के ऊपर चुनाव होगा, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या आपको लगता है कि बदलाव होगा? ये तो निश्चित है कि उत्तराखंड के अंदर बदलाव तो जरूर आएगा। और जहाँ तक हमारी बात है, कांग्रेस की बात है, हम तो हमेशा ही इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, मैदान में जाने के लिए हमेशा तैयार है। हमारे प्रभारी आए ना आए, ये तो उन लोगों को जरूरत पड़ रही है कि आज इस पोस्ट को दे दें, उस पोस्ट को, हमें किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है। हम हमेशा ही तैयार हैं और उत्तराखंड के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है और आने वाला है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से चुनाव मुद्दे होंगे इस बार के उत्तराखंड के चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो करप्शन ही होगा। अभी बहुत सारे मिनिस्टर्स के अंदर में करप्शन के मुद्दे आए हैं। मैं नाम तो लेना भी चाहूँगा। एक हमारे मंत्री जी थे हरक सिंह, उनकी पोस्ट छीनी इसीलिए गई थी कि उनके अंदर करप्शन था। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अंदर भी एक सोसाइटी बनाई गई जिसके अंदर 200 करोड़ रुपया ऐसे लोगों का जमा किया गया जिसको ब्लैक से वाइट करने का किया गया। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों के काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे। बेरोजगारी भी जो का तो मुद्दा बना पड़ा है, कोई किसी आदमी को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा। यहाँ से लोग पहाड़ों के अंदर गए, उन्हें मनरेगा के अंदर काम दिया जा रहा है, वहाँ पे भी बहुत करप्शन है। सिर्फ नामों के अंदर रजिस्टर रख के वो अपना रोटी पेट पाल रहे हैं, बाकी पैसा सारा खाया जा रहा है।
तो करप्शन, बेरोजगारी, ये बहुत सारे महंगाई, ये सभी एक मुद्दे हैं। पेट्रोल की कीमत भी देख लो, हालांकि सेंटर से रिलेटेड है, लेकिन स्टेट ने उसके ऊपर इतने टैक्स लगा दिए कि आज की तारीख में देखो तो पेट्रोल और गैस कहाँ पहुंच चुकी है। महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरीश रावत सरकार से विद्रोह करके कुछ विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, उनकी सरकार गिर गई थी, भाजपा ने सरकार बनाई, उनको टिकट भी दे दिए और आज वो भाजपा सरकार में मंत्री भी हैं, कुछ लोग विधायक हैं। तो लेकिन अभी चर्चा चल रही है कि वो लोग फिर वापस आ रहे हैं कांग्रेस तरफ, क्या मानना है आपका? नहीं, ऐसी खबरें सुनने में आई है, लेकिन अगर आते हैं कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन सारे लोग अच्छे नहीं होते। अगर कोई छोड़ के गया तो उनका वापसी किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। अगर हम उन्हें किसी तरीके से वापसी लेते हैं तो ऐसा हो गया कि वो मतलब जो मतलबी लोग होते हैं वो जहां भी उन्हें सत्ता मिलेगी वहां जाएंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा हंसराज सचदेवा जी, चूंकि आपने पिछली बार भी टिकट मांगा था, आप एक पार्टी से दावेदारी की थी आपने, अगला 2022 चुनाव आ रहा है, तो क्या आप इस बार दावेदारी करेंगे? और दावेदारी करेंगे तो आपका आधार क्या होगा? मैं इस बार भी दावेदारी करूंगा और मैं बहुत इच्छुक भी हूं कि मुझे भी कोई एक टिकट मिले तो जिससे मैं भी अपनी क्षमता को शो कर सकूं। मेरा आधार ये हो जाता है कि कोई भी एमएलए बने, कोई भी आदमी इलेक्शन के अंदर आता है, उसका आधार ये होना चाहिए कि वो दूसरे से बेहतर अपनी योग्यता, उसकी योग्यता से उसकी योग्यता बेहतर होनी चाहिए, उसी आदमी को आगे टिकट लेना चाहिए और उसको लड़ना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ क्या होता, पिछला वो इलेक्शन उधर से छोड़ के इधर आ गए लोग, बात क्या हो जाता है कि अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ दल को देख के आज की तारीख में चल रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए, दिल की बात भी सुननी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस आदमी की योग्यता दूसरे आदमी से बेहतर है या नहीं है, उसको भी होना चाहिए। हंसदेवा जी, केवल एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है, क्या इसका प्रभाव प्रतिकूल पड़ेगा, अनुकूल पड़ेगा, कौन सा क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी निर्णायक रहेगी या फिर ये केवल एक सिगोफा बनकर रह जाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के अंदर कोई आधार नहीं है। ऐसे ही आधार है जैसे कि अंदर वो गोवा के अंदर गए थे, कहीं और स्टेट्स के अंदर भी गए, पंजाब के अंदर भी उन्होंने लड़े हैं, ठीक है, एक बार को उनका आधार बना था, लेकिन उत्तराखंड के अंदर उनका कोई आधार नहीं है। शुरुआत है, लोग बाग अपने आप को राजनीति में लाने के लिए, अपनी चमकाने के लिए, उन्हें कहीं और स्पेस नहीं मिल रहा तो वो आम आदमी पार्टी के आगे पीछे घूम के अपने आप को पिक्चर में दिखाने के लिए काम कर रहे हैं और इनका कोई आधार नहीं है। चलिए, ये थे हमारे हंसराज सचदेवा जी, आपसे हमने बात की, वो धन्यवाद। निश्चित रूप से बदलाव का समय है और जो हमने कष्ट झेले हैं उनसे थोड़ी राहत मिल रही है। अब कोरोना जा रहा है और खुशी आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम किसी से बात करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू।